इस देश की त्रासदी यही है कि लोग सैनिकों की बातें करते हैं, युद्ध की बातें करते हैं, वॉर की बातें होती हैं 1971-65। फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। इस किताब की खास बात यही है कि ये लिखी गई है आर्मी वाइफ के बारे में। जब वो फ्लाइंग पे जाता था तो मैं पीछे से हनुमान चालीसा लगा के पढ़ती थी कि मेरा हस्बैंड आज वापस आ जाए। कान में अभी तक गूंजती है वो आवाज़, व्हेन माय हस्बैंड सीओ टोल्ड मी कि वीव लॉस्ट राजेश। मेरे लिए सिर्फ हस्बैंड नहीं था, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सबसे ही वाज माय टीचर। आई मीन आई यूज्ड टू टेक ट्यूशंस फ्रॉम हिम। तो मेरे लिए वो बहुत मतलब मेरे सबसे बढ़कर था वो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त एक किताब है और ये किताब बहुत स्पेशल है। तो ये किताब उन शहीदों की वीर नारियों के बारे में, उनकी वाइफ्स के बारे में बात करती है और इसीलिए ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। देखिए, हम सब के दिल में हमारे वीर शहीदों के लिए, हमारे ब्रेव हार्ट्स के लिए बहुत सम्मान है और बहुत सम्मान रहना भी चाहिए। हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते और उनके बारे में बात भी करनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बात हो वीर नारीज़ के बारे में? क्यों ना बात हो उन औरतों के बारे में जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं इन सैनिकों के प्रति, इन आर्मी ऑफिसर्स के प्रति, ताकि वो हमारी और आपकी रक्षा के लिए, इस देश के लिए अपना सब कुछ दे सकें। और देखिए, मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं इस वक्त। मेरे साथ इस किताब की ऑथर, लेखक स्वप्निल पांडे हैं। स्वप्निल, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और इस किताब में जिन वीर नारियों का जिक्र है उन्हीं में से एक सारिका गुलाटी जी भी हमारे साथ हैं। सारिका मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वप्निल, आपने ये बुक लिखी है और जैसा कि मैं इसका नाम भी देख पा रहा हूँ, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, स्टोरीज ऑफ ब्रेव इंडियन आर्मी वाइफ्स। ये कौन सी फोर्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं? गौरव, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आप उन बहुत कम जर्नलिस्ट में से एक हैं जो वीर नारियों के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं या बातें करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस देश की त्रासदी यही है कि लोग सैनिकों की बातें करते हैं और युद्ध की बातें करते हैं, वॉर की बातें होती हैं 1971-65। बट 1965 हो या 71 हो या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, जाने वाला चला जाता है पर जिनको पीछे छोड़ के जाता है उनके बारे में इस देश के लोग, सोसाइटी, नेशन या मीडिया जो जिनका काम है लोगों के सामने रखने का, बिल्कुल नहीं बातें करते हैं। तो इसके लिए हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी जो आपने जो प्रश्न पूछा कि फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, तो ये जो टाइटल है ये खुद इस बात को दिखा रहा है कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। ये वो फोर्स है जो हमारी फोर्सेस को ताकत देता है। दिस इज द फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप दोनों भी उसी फोर्स में शामिल हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस किताब की खास बात यही है कि ये लिखी गई है आर्मी वाइफ के बारे में और इसको लिखने वाला भी एक आर्मी वाइफ ही है। तो दैट्स द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस बुक। तो बहुत ही डेप्थ ऑफ इमोशन, ऑथेंटिसिटी, सब कुछ बहुत ही यूनिक है, इसीलिए ये किताब लोगों के दिलों को छू रही है। आर्मी वाइफ्स के बारे में ये किताब है और हमारे साथ खुद यहाँ पर स्वप्निल हैं जो एक आर्मी वाइफ हैं। सारिका मैम है जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, जिनके हस्बैंड ने इस देश के लिए, राजेश गुलाटी जी ने, जिनकी हम बात करेंगे, इस किताब में है। लेकिन स्वप्निल, एक सवाल दूसरा आपसे भी बनता है। ऐसा क्यों लगा आपको कि सारिका जी या इन जैसी तमाम जो हज़ारों या जो आर्मी वाइफ्स हैं, जो वीर नारियाँ हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात हो रही या क्यों नहीं लिखा जा रहा है? पहली बात तो ये शायद इसलिए क्योंकि ग्लैमर शायद नहीं आता है, लोग इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो औरतें हैं पीछे, आर्मी वाइफ इज अ मिथ। इस किताब में मैंने मेंशन भी किया है, मैंने तो हाईलाइट भी किया था, आपने पहले मेरा सवाल छीन लिया। हाँ जी। उसमें आर्मी वाइफ जो एक आम जनता है, उनके मन की एक इमेज यही रहती है कि जब लास्ट राइट होती है ना, हमारे सोल्जर्स को जब शोक सशस्त्र दिया जाता है, तो उस समय एक रोती हुई महिला इनको दिख जाती है। उनकी नज़र में बस वही वीर नारी होती है, वही एक आर्मी वाइफ की वही एक इमेज होती है। और एक पूरा इतिहास लेकर जो चलती है, एक पूरा घर संभालती है, उस सोल्जर की जो प्रेरणा होती है और जो उसका कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में, इस राष्ट्र को बनाने में जी, और अगली पीढ़ी को तैयार करने में, क्योंकि वो जो सोल्जर की
वाइफ है या वीर नारी बोलिए या आर्मी वाइफ जिनको आपने कहा फोर्स, जो फोर्स बिहाइंड द फोर्सेज है, वो अगली जनरेशन में एक पेट्रियट को ही तैयार करती है। सो उनका कंट्रीब्यूशन वाकई सोसाइटी नेशन निगलेक्ट कर देती है। तो इस वजह से, क्योंकि मैं खुद आर्मी वाइफ हूँ, मैं इस माहौल में रह रही हूँ और देख रही हूँ चीज़ें, तो ये किताब के रूप में देखिए इसमें कुछ जो वीर नारियां हैं उनका नाम भी मैं बता देता हूँ जिनका जिक्र है। इसमें आपने जिक्र किया निकिता ढौंडियाल जी का, आपने सुजाता दहिया जी का जिक्र किया, प्रिया सेमवाल का जिक्र किया, सारिका गुलाटी जी का जिक्र किया। निकिता ढौंडियाल की वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी जब उनके हस्बैंड विभूति ढौंडियाल जी का वो पार्थिव शरीर आया और उसके बाद क्या वो इमोशंस का एक ज्वार वहाँ पर उमड़ा था। सारिका मैम, आपकी कहानी, राजेश जी, आप, मैंने जो पढ़ा इस बुक में, आप दोनों साथ पले बढ़े, साथ बड़े हुए, काफ़ी दिक्कतें आई शादी में और उसके बाद सडनली एक दिन ऐसी खबर आती है। प्लीज़ हमें बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, मैं और मेरा हस्बैंड बचपन के दोस्त थे, जबकि वो मुझसे 3 साल बड़े थे, बट फिर भी मैं उनको अपना मेंटर, कभी ट्यूशन्स पढ़नी उनसे, जब कुछ समझ में नहीं आता था तो किताब लेके पहुंच जाते थे उनके पास। बट 95 में आई थिंक ही जस्ट हैड अ क्रश ऑन मी और द स्टोरी बिगेन फ्रॉम देयर। एंड आई थिंक मैं अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करती थी और उनके साथ अपनी लाइफ बिताने के लिए इतनी होती कि मुझे पूरी दुनिया में किसी की परवाह नहीं थी कि कोई मेरे को क्या बोलता है क्या नहीं। बट आई हैड अ लॉट ऑफ आई डिड लॉट ऑफ सैक्रिफाइस फॉर हिम टू बी विद हिम। आई डोंट नो वो पीछे से क्या था, वो एक सोल, या जो सब स्वप्निल ने मेंशन किया है कि 1 soul 2 bodies, वैसा ही कुछ होगा शायद, इसीलिए और मैं जब उनसे मिली थी तो ही वाज इन BSc, तो एंड मेरा एक बचपन का ड्रीम था कि आई वांट टू गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। तो उनकी मदर ने उनको एयरफोर्स में जाने से मना कर दिया, बट आई वांटेड टू बी अ पायलट्स वाइफ। तो उसने आर्मी में रह कर CDS करके फिर उसने PABT का एग्ज़ाम क्लियर करके फिर ही वेंट टू दी आर्मी एविएशन, बिकॉज एयरफोर्स का तो मतलब आफ्टर 12th तो ख़त्म ही हो गया था कि ही कांट गो देयर। फिर मदर की वजह से देन ही जॉइंड आर्मी, एंड फिर उसके बाद मेरे लिए ही जस्ट वेंट टू दी एयरफोर्स कि आर्मी एविएशन में जाऊंगा और हेलीकॉप्टर पायलट बनूंगा। हिज पैशन वाज टू फ्लाई। आई ऑलवेज यूज्ड टू सी कि मतलब कुछ भी क्लरिकल वर्क करके ही उससे कि मैं क्लर्क थोड़ी हूँ, आई वांट टू फ्लाई। मैंने तो वो, क्योंकि स्वप्निल बिल्कुल मैम ने जो कहा, मैम अभी आपसे और बात करूंगा मैं, वो जो एक आपने इसमें ट्रू लव का जो एक इसमें एक हमें इन्फ्लुएंस मिलता है इन सभी स्टोरीज़ में। मैम मैंने तो ये भी पढ़ा कि एक दिन आप और राजेश जी आपकी छत पे मिल रहे थे, आपकी मॉम आ गई, उन्होंने आपको बहुत मारा, आपको बहुत डांटा और आप रोए, साथ में राजेश जी भी उस समय वहाँ पर रो रहे थे छिपकर। जी, ये तो मतलब बियॉन्ड द मैं उस वक्त क्लास 11th में थी और 11th के बच्चों को पेरेंट्स तो आपको पता है थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। मेरी मदर की एनिवर्सरी थी और राज मतलब काफ़ी टाइम से ही वाज आफ्टर मी कि फ्रेंडशिप के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो आई उससे कि नहीं, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है यहाँ पर और ऐसा कुछ करेंगे तो सब बहुत मतलब अच्छा नहीं लगेगा। बट देन ऑल्सो ही सेड कि नहीं, आई एम इन लव विद यू, तो ये तो होना ही है, शादी तो होनी है, ऐसे नहीं करोगे तो भगा के ले जाऊंगा। वो जज्बा मतलब तभी से था कि एकदम वो ब्रेव हार्ट वाला कि जिद्दी है, जो करना है वो करना है, चाहे शादी हो चाहे जॉब हो। बिल्कुल। तो फिर वो कैसे वो हुआ जब वो खबर आई कि राजेश जी अब? That was a very difficult moment for me. मैं तो मतलब आज भी उसको याद करके कान में अभी तक गूंजती है वो आवाज़। when my husband CEO told me कि we've lost Rajesh. This was something I don't know, I have no words to express that, but बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट। और उस इंसान के बिना जो मतलब चॉपर में बैठने से पहले मुझे फ़ोन करता था। दिमाग में एक तो रहा होगा ना कि आर्मी एक में है, सर्विंग है, जा रहे हैं, जान का खतरा तो हर आर्मी मैन को कभी ना कभी होता है। बहुत बार गौरव, वो तो हर फ्लाइंग से पहले, इससे पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो फ्लाइंग पे जाता था तो मैं पीछे से हनुमान चालीसा लगा के पढ़ती थी कि मेरा हस्बैंड आज वापस आ जाए। एट टाइम्स दिस ऑल्सो हैपन कि आज बस सॉटी हो जाए। कभी वेदर ख़राब होता था या कुछ होता था, इमरजेंसी होती थी, जाना ही है, तो यू विल नॉट बिलीव मी, वो 2 घंटे फ्लाइंग के वो कैसे आप रहते थे और कैसे आप भगवान को याद करते रहते थे। तो
उसका तो एक्सप्लेनेशन आई थिंक आंखों से ही कर सकती हूँ, और तो कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास। was in आर्मी एविएशन। यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जो ये कह रही हैं, आप सोचिए कि इन्होंने कहा ना कि वो तो हर शॉटी से पहले डर लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ती थी। आप ये सोचिए कि हर सैनिक जानता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है, उसका परिवार जानता है, फिर भी उसकी बीवी, आपकी बीवी शायद आपको जॉब पे ना जाने देना अगर उसको पता हो कि कोई रिस्क है, आज बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है या टेररिस्ट अटैक हो सकता है, आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे। बट सैनिक और उनका परिवार कितना बहादुर होता है कि रोज का रिस्क जानते हुए उसकी बीवी उसको रोज ड्यूटी पे जाने देती है, और वो सैनिक अपना परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर देश की सेवा में रोज निकलता है। यही फर्क होता है एक सैनिक में और उसके परिवार में, यही चीज़ उनको स्पेशल बनाती है। और यही चीज़ हम हाईलाइट कर रहे हैं इस बुक के थ्रू कि लोगों को पता चले कि सिर्फ सैनिक ही नहीं, उसका परिवार भी कितना महान होता है। कितना करेज लगा होगा ना इनको, रोज ये जानना, मतलब टेंशन हो जाएगी ना। मैंने इसीलिए पूछा कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा निर्दयी लगूं, लेकिन ये तो मतलब जब आप आर्मी में आते हैं तभी दिमाग में आता होगा ना कि हम जब देश के लिए देने आ रहे हैं तो वो सुप्रीम सेक्रीफाइस का मौका कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोज का डर रहता है, ऐसा नहीं कि एक दिन का डर है। और ये जानते हुए हमारे हस्बैंड हमें समझाते हैं कि तुम एक सैनिक की बीवी हो, तुमको बहादुर बनना होगा। और हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोज सुनते हैं हम, बुरा लगता है। मैं इसमें किताब में एक और मेंशन करना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर लिखा है करुणा जी के बारे में, जो लेट लेफ्टिनेंट कमांडर DS चौहान की वाइफ हैं। आपने लिखा कि जब 2019 में INS विक्रमादित्य में उन्होंने सेक्रीफाइस किया और उसके बाद उन्होंने आपसे कहा कि वो गूगल कर रही थी ये जानने के लिए कि इस तरह की खबर आने के बाद या इस दुख के होने के बाद कैसे उस दुख को संभालें, कैसे उस दुख से निकलें, और उनको कुछ नहीं मिला। इज इट रियल? इज इट रियल? एंड करुणा हो या सारिका गुलाटी हो या सुजाता दहिया हो या जया महतो हो, ये उन हजारों हजार औरतों की कहानी है जिनके पति इस देश की रक्षा में अपने जान को न्यौछावर करके चले गए हैं। करुणा चौहान के जो हस्बैंड है INS विक्रमादित्य इस देश की शान कहलाता है। बिल्कुल, वो एक फ्लैगशिप है इस देश का, उससे बड़ा शिप नहीं है इस देश में। और वो चाहते तो अपनी जान आसानी से बचा सकते थे। वो 2 बार गए थे INS विक्रमादित्य को बचाने की क्वेस्ट में, और उसमें उनकी जान चली गई थी बिकॉज उन्होंने शिप को बचाना ज्यादा जरूरी समझा रादर देन अपनी जान के। और उनकी शादी को सिर्फ 1.5 महीने हुए थे गौरव, और Only वो 1.5 एंड उससे भी बड़ी बात, वो सिर्फ 15 दिन रही थी अपने हस्बैंड के साथ। आज भी सिंदूर लगाती हैं, आज भी बिंदी लगाती हैं। उसका कारण पता है क्या? वो कहती है कि मेरे धर्मेंद्र को यही पसंद था कि मैं सजी सवरी रहूं, मैं बिंदी लगाऊं, मैं सिंदूर लगाऊं, तो वो इसलिए मैं आज लगाती हूँ। और जब ये उसने सुना कि ऐसी जब न्यूज आई ना, वो शॉक में चली गई थी और इमेंस पेन में थी। 15 दिन न्यूली वेडेड जो होते हैं उनकी, आप फीलिंग समझ रहे हैं कैसी होती है हस्बैंड वाइफ में। उस टाइम पे अगर किसी को, न्यूली वेडेड वाइफ को ये न्यूज मिलती है कि उसका हस्बैंड INS विक्रमादित्य को बचाते हुए चला गया है, प्राइड भी है, पेन भी है, कैसे डील करें। नई लड़की है, बिल्कुल 20s में, नहीं समझ में आ रहा है। किताब की शुरुआत एक्चुअली वहीं से हुई थी। शी टोल्ड मी कि जीजा, शी कॉल्स मी जीजा, शी सेड कि जीजा मैं गूगल कर रही थी कि इस दर्द को वीर नारियां कंट्रोल कैसे करती हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, आगे भी होंगी। तो मुझे लगा शायद आंसर गूगल में मिल जाएगा, मुझे मिला नहीं। तो आप इस पे किताब लिखना। तो क्योंकि मैं लेखिका हूँ, मैं लिखती हूँ, तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो, क्योंकि देश की रक्षा में ये सिलसिला तो रुकेगा नहीं गौरव ना। सारिका मैम, इस किताब में मैं जितना पढ़ा, मैंने एक लाइन स्वप्नी ने लिखी है और मैं चाहता हूँ आप बताएं उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ मिलिट्री वाइफ इज स्पेंट ट्राइंग टू मेंटेन अ नॉर्मल रूटीन। यानी आपकी अधिकतर जिंदगी केवल नॉर्मल लाइफ जी सके, इसी कश्मकश में बीत जाती है। हाँ, आप अपने हस्बैंड की वेट ही करते रहते हैं कि कब वो आएंगे, कब नॉर्मल लाइफ जिएंगे आप। और उनके जाने के बाद तो सब कुछ ही बदल गया। पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर होती थी, कुछ चीज़ें आप यूज्ड टू फील कि आपका बैकअप है कोई। अब आपके पास कोई नहीं है, यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू डू। तो मुझे तो मतलब ये गैस एजेंसी, मैंने एक अपने हस्बैंड के याद में एक गैस एजेंसी खोली है। उसका नाम भी उन्हीं के याद में दिया है, वीर राज स्मृति HP गैस सर्विस। तो उसको बनाने में और उन सब चीज़ों को करने में जो बहुत स्ट्रगल और जो बहुत मतलब बहुत मेहनत, बहुत सोसाइटी का क्या अप्रोच होता है? लाइक आप
जब हस्बैंड हैं, लाइक अब जब हस्बैंड नहीं है, बीच में अंतर तो काफ़ी होता होगा। सोसाइटी कैसे देखती है? जया महतो की कहानी इन्होंने कही, झारखंड के बहुत रिमोट एरिया से आती हैं, लांस नायक की वाइफ। जब उनके हस्बैंड नहीं रहे तो उनके घर वालों ने उनको डायन बताकर मार डालने की कोशिश की। वो मैं स्टोरी भी इनसे पूछूंगा, लेकिन फ़र्क सोसाइटी के अप्रोच में आता है। इन माय केस ऐसा कुछ नहीं, मेरे तो सब बहुत सपोर्टिव थे। मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थी और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मैंने जहाँ डिसाइड किया कि मुझे अपने हस्बैंड की गैस एजेंसी खोलनी है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने अपना बेस ही शिफ्ट कर लिया। मेरे पेरेंट्स देहरादून के हैं, उन्होंने मेरे साथ रहने का सोचा कि मेरे साथ मतलब मेरे मदर और मेरे फादर। तो उन्होंने देहरादून छोड़ के दे स्टार्टेड स्टेइंग विद मी, और मेरा भाई मेरे पास था तो सपोर्ट किया काफ़ी। बट लोगों का नज़रिया होता है कि आपको पेंशन मिल रही है, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आप आराम से ज़िंदगी जिए अपनी। बट वो एक मोटिव कि आपको कुछ कर दिखाना है नेशन के लिए, या आप अपने हस्बैंड के लिए क्या करना चाहते हैं वो करने, एक वही मोटिव था कि मैं अपने हस्बैंड का नाम कहीं देखना चाहती थी और उसके साथ अपनी एक सेल्फ़ी खींचना चाहती थी कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ क्रिएट किया है और कुछ मैं इस नेशन को वापस उसके रूप में, कि उसका नाम कोई भूले नहीं, वो देना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने उनके नाम से वीर राज स्मृति, मतलब मेरे लिए बहुत टफ़ था वो नाम डिसाइड करना कि जिसको आप प्यार करते हो और उसी के नाम की स्मृति में आप कुछ क्रिएट करो और कुछ बनाओ और लोगों के दिल में उसको ज़िंदा रखो। क्या यही वो ट्रू लव है जो आप इस किताब में बताना चाह रहे हैं? वाकई गौरव जो ये कह रही है ना कि मेरी जद्दोजहद थी कि मैं उनके नाम को ज़िंदा रखूं। मैंने जो कहानी लिखी है, डिफरेंट वीर नारीज़ हैं, उनकी डिफरेंट स्टोरीज़ है, बट इन सारी वीर नारियों में कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। एक तो करेज टू मूव ऑन। आप बहुत यंग हैं, आपका हस्बैंड देश की रक्षा में पहले तो चला जाता है, तो प्राइड भी बहुत होता है पेन के साथ, और वो प्राइड आपको किसी भी गलत कदम को उठाने से रोकता है। मतलब ये बहुत मुश्किल है। जैसे न्यूली वेडेड की भी बात करी है मैंने, तो सुसाइड कर लेना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। बट प्राइड इतना आता है ना एक सोल्जर की वाइफ को, एक आर्मी वाइफ को, एक वीर नारी को, कि उनकी कोशिश यही रहती है कि वो उसी प्राइड की लेगेसी को जो उनका हस्बैंड छोड़ के गया है उसको कैरी फॉरवर्ड करे। और जो हम बात कर रहे हैं ना कि नेशन या सोल्जर है, उसकी वॉर मेमोरियल्स बनती हैं, उनकी यादें रहनी चाहिए इस देश में। इस एक देश का सोल जिंदा रहता है, एक देश की आत्मा जिंदा रहती है उन शहीदों के नाम पे। तो वही एक मिलिट्री वाइफ, एक वीर नारी की जद्दोजहद भी पूरी ज़िंदगी, चाहे वो 20 की हो, चाहे वो 30 की हो, या 40 की या 60 की हो, वो पूरी ज़िंदगी अब उस नाम को ज़िंदा रखने की कवायद में गुजार देती है। ये इन वीर नारियों का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। मतलब आपको पता भी है और आप उस लम्हे के साथ जी भी रहे हैं कि कभी भी ऐसी खबर आ सकती है, और उसके बाद जब वो रियल में हो जाता है तो आप उसको पूरी ज़िंदगी उसको कोप अप करते हुए कि कैसे उसके साथ हम आगे बढ़ें। गौरव, एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मतलब एक आपको ट्रेन करना, जैसे आप एक सिपाही से जब शादी करते हैं तो रिस्क होता है, सब जानते हैं, और आपको तैयार करते हैं लोग कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप कभी भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो सकते ना, बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस है, आपकी जो अंतरात्मा है, या आप कभी भी नॉर्मल लाइफ में जब तक लाइफ चल रही है आप इस चीज़ को कभी मान ही नहीं सकते कि आपका जो पति है आपसे दूर हो सकता है या इस तरह से चला जाएगा। मैं यही पूछने वाला था मैम, आपने अपने आप को कैसे समेटा जब उनके सीईओ ने आपको कॉल किया कि ऐसा कुछ हो गया, और क्या कहा उन्होंने आपसे? मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। I mean, मैंने कभी ज़िंदगी में ख्वाब में भी नहीं सोचा कि ऐसी न्यूज़ मुझे सुनने को मिलेगी। बट एविएशन के काफ़ी लोग और जितने नेबर्स सब एज अ सोसाइटी। किस्सा बताएंगी, हुआ क्या था दरअसल उस रात? मेरे हस्बैंड की सॉटी थी 7:30, तो उनकी एक आदत थी कश्मीर में, मानसबल में उनकी एक आदत थी, और वो शायद मैं पैनिक हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने वो एक हैबिट ही बना ली कि जब भी सॉटी जाने से पहले ही यूज्ड टू कॉल मी कि मेरी 1-1.5 घंटे की सॉटी है, अब मैं 1-1.5 घंटे बाद ही कॉल करूँगा, क्योंकि अगर वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे तो मैं पैनिक हो जाती थी। तो वो हमेशा मुझे बता के जाते थे सो दैट आई एम रेस्ट एश्योर्ड कि 2 घंटे बाद ही विल कॉल मी बैक एंड ही इज़ सेफ़ एंड साउंड।
तो उस दिन भी ऐसे ही 7:30 ही कॉल मी एंड ही टोल्ड मी कि मैं 7 o'clock ही कॉल मी कि मेरी सॉटी है 1-1.5 घंटे की, थोड़ा वेदर ख़राब है, आई कम बैक एंड ही यूज्ड टू कॉल मी मोटे आई कॉल बैक, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं आई कॉल यू बैक। और आई कुड हियर द रोटर्स, मुझे आवाज़ आ रही थी कि जैसे एक इंसान के पास टाइम नहीं है आपको बताने का, बट फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वाइफ ये बनती है कि वो आपको इन्फॉर्म करके जाए, क्योंकि अगर उस टाइम मैंने उसको फ़ोन किया और नहीं उठाया तो देन इट वुड बी लाइक डिफ़िकल्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड। उनका प्यार भी था आपके प्रति कि आप पैनिक ना हो जाएं। हाँ, तो और मुझे बोला उन्होंने जाते समय, ही टोल्ड मी लव यू, आई कॉल बैक। तो बट आई वाज लिटिल लो दैट डे, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा मेरी क्यों इतना लो था, आई डोंट नो, बट आई वाज वेरी लो। तो बट अराउंड 9:30 आई मीन इट वाज इन द न्यूज़, बट एज़ यूजुअल टीवी नहीं ऑन किया, तो बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी मैं, और इतने में कुछ लोग, मेरी एक दोस्त आई, तो बड़ा अनयूजुअल सा टाइम था, 9:30-10, आप किसी के घर ऐसे नहीं बोलते कॉफ़ी पीने आ रहे हो या कुछ। तो शी केम, आते ही कॉफ़ी पिए, मैंने कहा हाँ, मैन आई वाज लाइक चलो चलो मैं बनाती हूँ, आप बैठो। फिर 2-3 जने और, फिर 2 जने और, एंड ऑफिसर्स वर कमिंग, और बिलीव मी वो सब देखकर भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। और जब सब लोग आ गए और वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, और मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, मतलब आप सब इस टाइम पे ऐसे ही सब मिलने भी आएंगे तो कुछ कोइंसिडेंस होगा, बट कहीं पे भी वियर्ड ऑफ माइंड में भी कहीं ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और फिर इतने में मेरे हस्बैंड के सीईओ का कॉल आया एंड ही टोल्ड मी कि मैम वी लॉस्ट राजेश, एंड आई मीन दैट वाज आई थिंक एंड ऑफ माई लाइफ एट दैट टाइम। वो तो मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल पाऊँगी वो वर्ड्स। और मैंने बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मतलब मैंने ऐसे ही बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, बट सबने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं ठीक है, सब ठीक है। सक्षम वाज वेरी यंग दैट टाइम एंड उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने वैसे पकड़ के उसको बोल रही हूँ सक्षम ऐसे ये क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ। How old was he? He was 12 years। 12 साल का लड़का जो आपको संभाल रहा था। हाँ, और पूरी रात मैं रोती रही बिकॉज राज वाज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो मैं, मेरे लिए सिर्फ हस्बैंड नहीं था, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सबसे ही वाज माई टीचर। आई मीन आई यूज्ड टू टेक ट्यूशन्स फ्रॉम हिम। तो मुझे, मेरे लिए वो बहुत, मतलब मेरे सबसे बढ़कर था वो। तो मैं अपने बच्चे से पूछूं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये राज के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। वो कह रहे मम्मा मैं हूँ, आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ, पापा आ जाएंगे। तो बस आई मीन आपकी ज़िंदगी तो उस दिन ख़त्म ही हो गई थी, बट फिर भी मुझे पता था कि चाहे आज नहीं तो कल अपने बच्चे के लिए, इस देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करी, और फिर अपने हस्बैंड का ही नाम ऊंचा करने के लिए मैंने गैस एजेंसी खोली। सलाम है आपके वैलोर और आपके करेज को। तो देखिए, इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है जब हम राष्ट्रपति भवन, संसद, साउथ ब्लॉक की प्रॉक्सिमिटी में बात कर रहे हो, जहां पर रक्षा मंत्रालय भी है, जहां पर हमारे देश की सुरक्षा बलों के लिए, आर्मी के लिए नीतियां बनती हैं, हमारे सैनिकों के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, उनके वेलफेयर की बात होती है। लेकिन मुझे मैं आर्मी वाइफ के वेलफेयर के बारे में बात करूं, स्वप्निल, लेकिन मुझे ये बताओ आप, वो जया महतो की मैंने अभी एक कहानी यहाँ पर शेयर की थी, थोड़ा सा बताया था मैंने, और मैंने वो बुक में भी देखा कि वो जया महतो ने लिखा कि कैसे उनके घर में एक के बाद एक 3 डेथ हो गई, इंक्लूडिंग हिज हस्बैंड, एंड देन उनके घर वालों ने, क्योंकि वो झारखंड के एक बहुत ही पिछड़े आदिवासी इलाके से आती, गाँव वालों ने उनके गांव वालों ने उनको डायन बताकर उनको परेशान करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उनको, और फिर उन्होंने आर्मी से हेल्प मांगी। ये क्या था? गौरव, जब हम बात कर रहे हैं ना वीर नारियों की, ये जो 7 कहानियां लिखी गई हैं, हर कहानी दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। जया की कहानी उन वीर नारियों की कहानी है जो छोटे छोटे गाँव में रहती हैं, बिकॉज जो हमारे सैनिक होते हैं वो कश्मीर से भी होते हैं, कन्याकुमारी से भी होते हैं, राजस्थान के छोटे छोटे गाँव से भी आते हैं, और हरियाणा से भी आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। तो हम बड़े बड़े शहरों की कहानियां तो फिर भी हमें सुनने को मिल जाती हैं, कभी किसी पेपर में आ गया कुछ गया, बट गाँव में जो कहानियां हैं वो नहीं आती हैं। अब जया झारखंड के बहुत ही रूरल और पिछड़े इलाके से आती है। वो खेतों में लेबर का काम करती थी, और उसके गांव में, जैसे झारखंड में आज भी विच लिंचिंग की जाती है, डायन बता के औरतों को नंगा घुमाया जाता है और पीटा जाता है और फिर जला दिया जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती, प्रशासन कुछ नहीं करता।
नहीं, पता नहीं चलती हैं ये केसेस एक्चुअली। या हो सकता है उन तक रिपोर्ट ही ना होता हाँ, हो। रिपोर्ट नहीं होती है। हाँ। क्योंकि मैं कहाँ उन गाँव की बात कर रही हूँ, बहुत पिछड़े इलाकों की बात कर रही हूँ, जहाँ आज भी पुलिस नहीं है, जहाँ आज भी बिजली नहीं है। ये सच्चाई है ना हमारे देश की। पर सैनिक तो उन गाँव से भी आते हैं, उन इलाकों से भी आते हैं। तो जया की कहानी, सैनिक तो इस देश के हर इलाके से आते हैं। हर इलाके से आते हैं और चुपचाप गुमनामी में देश को सेवा देते हैं, पीछे अपने परिवारों को उन्हीं पिछड़े इलाकों में छोड़ करके। तो जया की कहानी ऐसे ही मासू नाम के बहुत ही छोटे से गांव की कहानी है, जो झारखंड के बहुत ही रूरल ट्राइबल एरिया है। तो वहां पे क्योंकि उनके घर में 3 डेथ्स हो गई थी और थोड़ी सी जमीन थी, और घर के पहले उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर उनके हस्बैंड की वीरगति आ गई। अब गांव वालों को ये नहीं लगेगा कि देश के लिए जान दी है, उनके लिए तो उनके घर में डेथ हो गई, औरतें हैं। तो पहले उनकी सास को डायन बता के लिंच करने की कोशिश करी थी जब राजकुमार में। उनकी सास को पहले जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई। वो भी क्या सेना में थे? नहीं, वो सेना में नहीं थे। वो साधारण आदिवासी ट्राइबल पीपल कैसे होते हैं, खेतों में काम करते हैं, 5 बजे सो जाते हैं, बिल्कुल साधारण, बहुत ही गरीब पिछड़े बैकग्राउंड से आते थे। तो उनकी सास को पहले लिंच करने की कोशिश करी थी जब उनके ससुर का देहांत हुआ था। तभी राजकुमार महतो जिंदा थे, तो उन्होंने जब उनको खबर लगी थी तो गांव वालों को धमकाया था कि ऐसा नहीं करना। बट जब कुछ साल, उसी 2-3 साल के भीतर, जब राजकुमार महतो, लांस नायक राजकुमार महतो की भी जब वीरगति हो गई, तो गांव वालों के लिए बहुत आसान था कि उस घर में जया महतो हैं और जो उनकी सास है, दोनों को लिंच कर दो, डायन बता करके उनको मार डालो और उनकी जमीनें हड़प लो। ये एक प्रथा है, आज भी होती हैं। तो जया को भनक लग गई थी इस चीज की, किसी ने उनको बता दिया था कि आपको लिंच कर सकते हैं। तब तक वो जो उस एरिया में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, हर औरत जो एक सैनिक से शादी करती है, आवा, तो हर औरत जो एक सैनिक से शादी करती है ऑटोमेटिकली उसकी मेंबर बन जाती है। तो वो उनकी जो वहाँ जीओसी की वाइफ थी, मिसेस रेणु भारद्वाज, वो उनके टच में थी, बिकॉज कॉन्डोलेंसेस लेटर वगैरह आते हैं या देती हैं, तो उनके फोन नंबर वगैरह था। तो उन्होंने उनको इतला करी इस बारे में कि मुझे हो सकता है कि डायन बता करके मुझे लिंच कर दिया जाए, गांव वाले इसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और क्योंकि फौज एक ऐसी फटर्निटी है, जैसे हम बहुत ही क्लोज नेट फटर्निटी है, हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चों का ध्यान फौज रखती है। लोगों की बात नहीं कर रहे, सोसाइटी और नेशन की नहीं कर रहे, पर हमारी संस्था हमारा ध्यान रखती है। तो उन्होंने उसी समय एक पूरी पलटन निकाल दी। उसमें बिल्कुल सीनियर लेवल के जो जेसीओज होते हैं वो थे, पूरी एक पलटन में 20-22 जवान होंगे, सब थे। वो रातों रात वहां पहुंचे उनके गांव में। उनको बहुत ही इज्जत के साथ जया महतो की छोटी सी झोपड़ी में, आप इमेजिन करो, एक छोटी सी झोपड़ी है, कोई पक्के घर भी नहीं है उनके गांव में, छोटी सी एक मिट्टी का फूस का मकान, उसमें अचानक से 20-22 जवान आर्मी की यूनिफॉर्म में गन लेकर के, AK-47 वाली जो भी उनकी गन होती है, राइफल्स लेकर के पहुंच जाते हैं। बहुत इज्जत से उनको निकालते हैं। आप इमेजिन करिए सीन को कि मैडम आप आइए। उनको लेके तो समझ में आ गया, वही मैं बता रही हूँ कि उनको लेकर के फिर चौपाल पे जाते हैं, गांव की चौपाल पे, और पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि अगर आप लोगों ने इनको तंग करने की कोशिश की तो आपको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। क्या बात? तिहाड़ जेल भेजने का मतलब ही था कि आप वापस नहीं आओगे। गांव वाले तो वही मतलब उनको डराया कि आप इनको परेशान मत करो। गांव वालों को समझ में आ गया कि लांस नायक राजकुमार महतो नहीं रहे हैं, लेकिन अपने पीछे अपने भाइयों को छोड़ गए हैं, जो आज भी इनकी फैमिली का ध्यान रखेंगे। आपको भी कभी क्या कुछ ऐसी जरूरत पड़ी क्या? सोसाइटी ने कभी आपको परेशान किया? ये शहरों से बिलोंग कर रहे हैं ना, शहरों की लाइफ गांव की लाइफ से अलग होती है ना। मैं दिल्ली कैंट में रहती थी और मेरे सीनियर्स और सब ने, मतलब अगर मेरा मन नहीं होता था कुछ काम करने के लिए तो मेरे लिए एक टू डू लिस्ट होती थी कि ये काम आपको करने हैं। अगेन आर्मी की बात कर रही है कि आर्मी से हाँ, इनको ऐसी मदद, मतलब ऐसे सीनियर्स की वाइफ थी जिनको पता था कि इतने काम नहीं किए और करना है और सिखाना भी है, तो फिर उतने में आपको एक टू डू लिस्ट दी जाती थी कि एक हफ्ते में आपके ये काम और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगले हफ्ते में आपसे दोबारा पूछूंगी कि क्या काम हो गए। तो ये दो पहलू हैं। हम फौज की बातें अभी हमने यही बताई कि फौज ने हमारी हेल्प करी, फौज हमारी करती है। भगवान करे ऐसा सबके साथ हो, लेकिन जया महतो की कहानी सुन के सोचने लगता नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है। वही बात है ना, जैसे शहरों की लाइफ और गाँव की लाइफ तो अलग होती है ना। हाँ, तो ये फिर सैनिक हर जगह से आता है, आपने अभी खुद कहा ना कि छोटे छोटे इलाकों से भी आता है। वो तो दिखता भी उनकी रेजिमेंट में कौन कहाँ से साथ आ रहा है, कौन राजस्थान से, कुछ साउथ इंडियन, कौन नॉर्थ इंडियन। तो ये जो कूप
जो कुप्रथाएं चली आ रही है ना, जैसे छोटे छोटे गाँव में स्पेशली बहुत बुरी स्थिति है। जैसे झारखंड की एक कहानी सुनाई, राजस्थान के कई गाँव में आज भी ऐसा होता है कि क्योंकि वो विधवा है, उनके लिए जो गांव वाले होते हैं उनके लिए वो एक विधवा होती है, वो वीर नारी नहीं होती है। ये सम्मान हम फौज में देते हैं, हम अपने जो हमारी विधवाएं हम उनको वीर नारियां कहते हैं, क्योंकि हमें उनका दर्जा पता है, वो राष्ट्र के लिए समाज के लिए क्या कर रही है हमें पता हो, तो हम फौज बहुत तो इज्जत देती क्योंकि है। आपने ये मुद्दा उठाया है और ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है जिस पे बात होनी चाहिए। ऐसा क्या है जो आज हो रहा है और ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा है और उस पर बात होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, आर्मी प्लेटफॉर्म पे हो या फिर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे हो? अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है गौरव। मैंने जो आपको ये कहा कि सैनिकों की बात हम सभी करते हैं, जो हमारे किल्ड इन एक्शन सोल्जर्स हैं उनकी बातें हम सभी करते हैं, मीडिया भी दिखाता है, उनको हम फेलिसिटेट वगैरह भी करते हैं, वॉर मेमोरियल्स बनाते हैं, मेडल्स देते हैं ना। मेडल्स हम क्यों देते हैं? हम कहते हैं ना कि ये कहानी केवल वही तक तो नहीं रह जाती। जहां हमने निकिता ढौंडियाल को देखा, वो बहुत इमोशनल लम्हा था जब विभूति ढौंडियाल जी की, मेजर विभूति ढौंडियाल की पर राष्ट्र की संवेदनाओं में तो वही इमेज रहती है ना आर्मी वाइफ की। हाँ। ये इस किताब उसके बाद की शुरुआत है, उसके आगे की शुरुआत ये किताब ही तो बता रही है ना आपको। हाँ। क्योंकि जनता वही एक इमेज रखती है अपने दिमाग में कि यही एक आर्मी वाइफ है, यही एक वीर नारी है, रोती हुई, सहमी हुई, अपने सोल्जर जो उनका हस्बैंड है उसके लास्ट राइट में। पर उसके बाद की कहानी जो उन वीर नारियों का स्ट्रगल होता है, जो उनकी रोज़ की ज़िंदगी की कश्मकश होती है एक नॉर्मल लाइफ मेंटेन करने की और अपने बच्चों को नॉर्मल रखने की, और उनमें भी वो पेट्रियोटिक भावनाएं भरने की। चाहेंगे अपने इंटरव्यू के आखिरी फेज में कुछ आप कहना चाहेंगी ऐसे लोगों के लिए, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये बात होनी चाहिए? हाँ जी, कि इस किताब के माध्यम से मैं यही कहना चाह रही थी और इस राष्ट्र को, नेशन को, कि जब आप सिपाहियों को याद करते हो, अपने जो वीर गति जिन लोगों को मिली है उनको याद करते हो, उनके साथ उनके पीछे जिन महिलाओं का योगदान है, फोर्स जो है बिहाइंड आवर फोर्सेस, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, उनको भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। बिकॉज आज भी वो औरतें बैंकों के चक्कर लगा रही होती हैं, लाइनों में खड़ी होती हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन को राष्ट्र एक्नॉलेज नहीं करता है। हाँ, मतलब हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में ये कहावत तो है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये पूछा कि एक सोल्जर के पीछे उसकी वाइफ का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? हाँ जी, ये नहीं, चर्चा ही नहीं होती है। चर्चा ही नहीं होती। चलिए फिर तो स्वप्निल, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत साधुवाद। आप उस मुद्दे को उठा रही हैं जिस मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा। आर्मी की बात होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन आर्मी वाइफ्स की भी बात होनी चाहिए, और वो आप कर रही हैं। सारिका मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। आपकी स्टोरी मुझे लगता है बहुत लोगों को ये बताएगी कि जिसने अपना इतना सब कुछ सेक्रीफाई किया, वो अपनी लाइफ कैसे जीती है और उसके प्रति देश का क्या जिम्मेदारी है। कोशिश करेंगे स्वप्निल, आपकी इस बुक के लिए शुभकामनाएं, और फीडबैक आप देंगे जो हम स्वप्निल तक पहुँचाएँगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कैसे आप ये जो स्टोरीज आपने सुनी उसके बाद आपके मन में क्या भावनाएं आई। मैं TV9 भारतवर्ष और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। बिकॉज़ ये फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस सिर्फ एक बुक नहीं है, एक कॉज है, और ये कॉज हम चाहते हैं कि हर भारतीय इस कॉज से जुड़े, और जिस तरह से इस देश में हमारे सैनिकों की बात होती है उसी तरह उन वीर नारियों की भी बात हो जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइसेस दिए हैं। उन्होंने भी, इन वीर नारियों ने भी बड़े सुप्रीम सैक्रिफाइसेस किए हैं, बिल्कुल किए, और तो डे टू डे लाइफ में कर रही हैं, रोज़ कर रही हैं, ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। तो आई होप कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मैसेज उन सब तक ज़रूर पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू। मैं भी आपको अपनी तरफ से और बाकी वीर नारियों की तरफ से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि यहाँ मैं प्रेजेंट हूँ तो उनको रिप्रेजेंट करती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो चीज़ें लोग भूल जाते हैं, आप दोनों कोशिश में हैं कि वो सब चीज़ें याद रखें और हमारा बस साथ दें। बिल्कुल, और पूरा देश साथ दे आपका। पूरा देश साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।